और मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपनी बात को मुखरता से कह सकूं। वो बात हमने कही, लेकिन उसके बाद आप बहुत से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमको पता चला कि एक FIR दर्ज कर दी गई है। सब लोग बैठ जाइए ना। हमारे समस्त लोग रेलवे ट्रैक की तरफ गए और जहां पर हमने अपनी मांग को, जायज मांग को, कि इस देश में जो तमाम उच्च शिक्षा संस्थान हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर वंचित वर्ग के बच्चों की पढ़ाई और ज़िंदगी, उनके खिलाफ हो रहे जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए, इस शोषण को रोकने के लिए UGC QT रेगुलेशन को अविलंब लागू करा जाए, इस बात के समर्थन को पुनः दोहराया। जो प्रशासन रहा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उनके लिए संभव था कि इतनी बड़ी जो संख्या वहां पर एक हुजूम के रूप में, प्रोटेस्टेंट्स के रूप में उतरी थी, वो उनको रोक पाते या हटा पाते? चलिए, आपने FIR दर्ज करी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक जनप्रतिनिधि, वंचित समाज का, वंचित समाज, दबे शोषित समाज के हक और अधिकारों के लोग जब सड़कों पे उतरते हैं तो आप बैरिकेडिंग लगाते हैं। वहीं जब उस UGC QT रेगुलेशन का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पे उतरते हैं तो आप रास्ता साफ कराते हैं और आप एस्कॉर्ट की भूमिका में आ जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर एक जनप्रतिनिधि वहां पर था जो अपना प्रोटेस्ट कर रहा था, तो ये बताइए, अगर ये आपराधिक था तो अभी कुछ दिन पहले विधानसभा जैसे संवेदनशील और बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव एरिया में, अभी जब कुछ दिन पहले तमाम विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के झंडे और उनके नेताओं के, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे, एक सूबे की सबसे उच्च कुर्सी पे बैठने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के भी अगर पुतले का दहन किया जाता है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता? सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत आभार। बीते हुए कल में पूर्व प्रसारित, पूर्व सूचित और पूर्व नियोजित UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लागू करने के संदर्भ में एक प्रोटेस्ट का आयोजन जो अपना दल कमेरावादी के तत्वाधान में किया गया था और जिसके सापेक्ष रेलवे स्टेशन चारबाग से हमें मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ आना था। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने तमाम बल लगा करके हमको रोकने का प्रयास किया। जहां पर लगातार हम उनसे ये मांग करते रहे कि हमारा मार्च बहुत ही व्यवस्थित होगा, सिर्फ अपनी मांग हम पहुंचाना चाहते हैं और ऐसे में आप ये बैरिकेडिंग हटाएं, जिसके सापेक्ष हम लगभग वहां पर एक लंबे अंतराल तक इंतजार भी करते रहे। लेकिन जो प्रशासन रहा भारतीय जनता पार्टी का, उनकी बातचीत से, उनके जो एक्शंस थे उससे इस बात को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता कि वो प्री सेट माइंड से थे कि वो चलने देंगे ही नहीं, वो प्रदर्शन को प्रदर्शन का रूप या प्रोटेस्ट का रूप लेने ही नहीं देंगे। और ऐसे में बात ये कही जाती है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। हमारे समस्त लोग रेलवे ट्रैक की तरफ गए और जहां पर हमने अपनी मांग को, जायज मांग को, कि इस देश में जो तमाम उच्च शिक्षा संस्थान हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर वंचित वर्ग के बच्चों की पढ़ाई और ज़िंदगी, उनके खिलाफ हो रहे जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए, इस शोषण को रोकने के लिए UGC QT रेगुलेशन को अविलंब लागू करा जाए, इस बात के समर्थन को पुनः दोहराया। जो प्रशासन रहा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उनके लिए संभव था कि इतनी बड़ी जो संख्या वहां पर एक हुजूम के रूप में, प्रोटेस्टेंट्स के रूप में उतरी थी, वो उनको रोक पाते या हटा पाते? और ऐसे में एक जिम्मेदार लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमने स्वयं ही
जहां हमारे पास ये भी रास्ता था कि वो जो प्रोटेस्ट था वो उग्र भी हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि अगर तानाशाही प्रशासन और करती तो शायद कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाता। हमने खुद ही हिंसक रूप ना लेने पाया ऐसा प्रोटेस्ट, इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए हम सब ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने लोकतंत्र को बचाते हुए अहिंसा का रास्ता चुनते हुए वहां से उतर करके आगे मार्च करना शुरू करा। और जब हम ये समझ गए कि अब वो आगे नहीं मारेंगे, आगे हमको नहीं लाने देंगे, तो हमने स्वतः गिरफ्तारी का ऑप्शन उनको दिया। उन्होंने हमारी गिरफ्तारी करी और इको गार्डन में भी हम लोग तब तक रहे जब तक उन्होंने नहीं कहा कि अब आप जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो प्रोटेस्ट जो कर रहा था वो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, और वही उसी प्रक्रिया से चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिससे एक सीएम आता है, जिससे एक मंत्री आता है, जिससे एक उप मुख्यमंत्री आता है, उसी प्रक्रिया से चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि था। और मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपनी बात को मुखरता से कह सकूं। वो बात हमने कही, लेकिन उसके बाद आप बहुत से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमको पता चला कि एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। चलिए, आपने एफआईआर दर्ज करी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक जनप्रतिनिधि वंचित समाज का, वंचित समाज, दबे शोषित समाज के हक और अधिकारों के लोग जब सड़कों पे उतरते हैं तो आप बैरिकेडिंग लगाते हैं। वहीं जब उस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पे उतरते हैं तो आप रास्ता साफ कराते हैं और आप एस्कॉर्ट की भूमिका में आ जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर एक जनप्रतिनिधि वहां पर था जो अपना प्रोटेस्ट कर रहा था, तो ये बताइए, अगर ये आपराधिक था तो अभी कुछ दिन पहले विधानसभा जैसे संवेदनशील और बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव एरिया में, अभी जब कुछ दिन पहले तमाम विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के झंडे और उनके नेताओं के, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे, एक सूबे की सबसे उच्च कुर्सी पे बैठने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के भी अगर पुतले का दहन किया जाता है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता? अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहता है तो बताएं, उन्होंने जहां जहां प्रदर्शन किया है वहां पर कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? और रही बात कि हमने क्या किया, गलत या सही किया, जो एफआईआर हुई वो कितनी गलत और कितनी सही, तो इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता देख रही है, वंचित वर्ग देख रहा है। मैं उसका निर्णय समाज पे छोड़ती हूं, वंचित वर्ग पे छोड़ती हूं और न्यायपालिका पर छोड़ती हूं। करते करते एकदम से याद आया कि आज योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, तो वो तमाम पिछड़ों, दलितों के नायक और हमारे भाई जिनको आज मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर वंचित समाज सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा होता तो आज उस लिस्ट में उनका नाम सुनिश्चित नहीं होता।